हेलो, वेलकम दोस्तों, वेलकम साथियों। स्वागत है आपका एके एजुकेशन में। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। और कुछ आज इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे केमिस्ट्री के बारे में। स्पेशली 11th क्लास का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पहले ये जानकारी ले लेंगे कि 11th चीज़ क्या है। 11th में आप जा रहे हो क्लास हाई स्कूल को पास करके, और अगर हमें देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, इसका मतलब आपने क्लास हाई स्कूल 10th को तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। उसी के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हो, तभी आप हमको सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे होगे। ठीक है, देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल तक का, वो एक नॉर्मल साइंस में कवर होते हुए आ रहा था कि साइंस में ही हम लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री भी पढ़ ले रहे थे, बायो भी पढ़ रहे थे, इसके अलावा मैथ भी देख ही रहे थे। बट अब जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में जाके, चाहे आप मेडिकल फील्ड से स्ट्रीम से चले जाओ, चाहे आप आईटी जेई स्ट्रीम से चले जाओगे, किसी भी स्ट्रीम के थ्रू सब्जेक्ट्स ये कॉमन है जो आपका दोनों फील्ड में आने वाला है। चाहे आप मैथ्स ग्रुप में होंगे, चाहे आप बायो ग्रुप में होंगे। तो अब ये 11th में जाते ही एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको स्पेशल बुक्स बन चुकी होंगी। जो अभी तक कंबाइंड बुक्स चल रही थी कहीं कहीं, वो अब स्पेशल बुक आ चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़नी होंगी? केमिस्ट्री के लिए पढ़नी होंगी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने नॉलेज रखा था या जो अभी तक हमको जानकारी थी, पता था, वो अच्छी बात है, आपका बेसिक रहेगा कि आने वाले जो क्लासेज हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनमें आपको बेस उसमें बना रहेगा, मजबूत बना रहेगा। तो आज जो शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो पूरा साल भर का युद्ध हम लोग लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और पूरा केमिस्ट्री जो देखने जा रहे हैं, तो वो पूरे युद्ध में देखना ये है कि किस किस तरीके के हमारे पास सैनिक हैं, किस किस तरीके के सेनापति हैं, किनसे युद्ध होने जा रहा है, मतलब पूरा टॉपिक एक्चुअल में है क्या, जो पूरे 11th क्लास में हमको कवर करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यानी सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस क्या होगा स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपके 3 पार्ट बटे हुए होंगे। एक तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होगा, एक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा, और एक पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा। अब इन तीनों पार्ट को पूरा 11th में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले तो एक बेसिक सिर्फ जितने चैप्टर्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एक दिखा देते हैं, एक समझा देते हैं कि ये हमारे पास चैप्टर है सर। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास सिलेबस सीबीएसई बोर्ड 11। देखिए, सिलेबस अवेलेबल सबके पास होगा, आपके पास भी होगा, और देख भी लोगे आप लोग, और शुरुआत कर ही रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, आप एक एजुकेशन में आप पढ़ रहे हो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां आपको छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले ये देखिए, सबसे पहले तो हमने जो खोला हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखो इस केस में जो पूरा सिलेबस है ओवरऑल, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स और मार्क्स ये डिपेंड है कि आपका जो नंबर बटे हुए एग्जाम में, थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल्स के नंबर, तो थ्योरी के 70, प्रैक्टिकल के 30, उस हिसाब से फिलहाल हम बात अभी मार्क्स की और नंबर ऑफ पीरियड्स की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो कितने पीरियड्स में कवर होगा वो डिपेंड होता है। कभी कभी किसी चैप्टर को समझाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ते हैं, कुछ चैप्टर में टॉपिक कुछ अच्छे होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, लिंक होते हैं, उनको समझने के लिए नंबर ऑफ लेक्चर्स भी थोड़ा एक आध इंक्रीज कर जाते हैं, या समटाइम्स क्वेश्चंस के लिए हम लोग अलग से लेक्चर ले लेते हैं। बात अभी हम लोग सिर्फ अगर टॉपिक की करें सर यहाँ पर, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर टॉपिक्स के अंदर ओवरऑल अगर यहाँ हम लोग देखें, देखिए ये लिखे हुए हैं टोटल 9 टॉपिक हैं क्लास 11th के। अब ये सबसे छोटा प्रिसाइज फॉर्म में हमने आपको लिख के बता दिया है। इतने तो सिर्फ चैप्टर्स हैं जो हमको कवर करने हैं अपनी क्लास 11th की पार्ट में। कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर जो है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, यानी कि जनरली इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी पुकार लेते हैं। जब कभी भी इस चैप्टर को बुलाएंगे क्या बोल देंगे इसको सर हम लोग? मोल्स के बारे में जानना होता है। मोल बेसिकली चीज क्या है? तो मोल एक यूनिट है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आप ऐसे मान के चलो केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर कितना मायने रखता है। जैसे जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, बहुत कठिन काम है पढ़ना स्टार्ट किए थे, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हर चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने सर अल्फाबेट सीखे थे, ए से जेड सीखे ही होंगे, सबने सीखे थे। उसके बाद मैथ कैलकुलेशंस करने के लिए फिर हमने नंबर सीखे होंगे, 1 से 100 तक पहले सीखा होगा, पहाड़े सीखे होंगे, हर चीज। तो आप ऐसे समझो कि अब जब आप 11th में केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हो तो ये आपका वो ABCD वाला चैप्टर यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे आप CHEMIS
TRY सब मिला के केमिस्ट्री पढ़ते हो, वैसे ही जब इस चैप्टर को अगर आपने कवर किया, शुरुआती चैप्टर पहला, तो इसके कवर होते ही कई ऐसे चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, जो आपको केमिस्ट्री के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेंगी, है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे पैदा हुआ, क्या नंबर आ गए, है ना, हर चीज की मिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री में सारी चीज सॉल्व करवाई जाएंगी, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मूल पहला टॉपिक होगा हमारे पास, यूनिट होगा एक तरीके से, टॉपिक तो बहुत होंगे इसमें, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास यूनिट होगा, जो वो कौन सा है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग देखिए, ये वो चीज है जिसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसका इंफ्रा क्या है, मार्फो क्या है, सब पढ़ना है। बट प्रॉब्लम ये है, ये ऐसी चीज है जो हमको अपनी खुली नेक्ड नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। फिर भी आप कह रहे हो सर कैसे पढ़ेंगे, आप जो चीज दिख नहीं रही उसका स्ट्रक्चर, तो वो हम आपको दिखाएंगे। इसी चीज की मिस्ट्री तो सॉल्व करते हैं पूरा हम लोग, पूरी केमिस्ट्री में, है ना। तो एटम्स के बारे में, सिर्फ एटम्स नहीं, एटम्स की खोज किसने की, किस तरीके से की, क्या कोइंसिडेंस रहा, उससे रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं, कि क्या डायरेक्ट कोई केमिस्ट, कोई साइंटिस्ट लैब में बैठ के इसकी डिस्कवरी कर लिया, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो उसके पीछे की कोइंसिडेंस क्या है, सारी कहानियां क्या है, वो सब डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के अंदर शुरू जब करेंगे तो आपको बताएंगे। मजेदार चैप्टर है, क्योंकि आपका अंदर से इसमें जागेगा, केमिस्ट्री के प्रति रेस्पेक्ट जागेगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री में सारी चीजें पैदा हो गई, ठीक है। अब ये एक अगला टॉपिक, ये दो टॉपिक को बेसिकली हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के काउंट कर लेते हैं। एक ये टॉपिक हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो यहां हम आपको लिख दे रहे हैं, जैसे फिजिकल में जब हम लोग काउंट कर रहे होंगे तो पहला चैप्टर और दूसरा जनरली फिजिकल में काउंट कर ले रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आया यहाँ पर इनऑर्गेनिक। चलिए हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं, इधर लिख दें ताकि आपको चीजों के बारे में कुछ कंफर्मेशन हो जाए। जैसे पहला चैप्टर और दूसरा, इसको फिजिकल में हमने रख लिया। अब जो यहाँ पर तीसरा यूनिट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब देखिए, ये दो चैप्टर के बारे में आपने जरूर हाई स्कूल में देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, उसको डिटेल में कैसे होते हैं वो यहां समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें पूरा आपका पीरियोडिक टेबल में मौजूद कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी कहां से शुरू की, किसने शुरू की, कौन कौन बीच के रास्ते में आया, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहां तक है, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, किसकी रचित, किसकी लिखित, किसकी डिस्कवरी की गई पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ये सारे जितने चीजें हैं वो इस चैप्टर के, इस यूनिट के अंडर में आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे हैं तो सारे एलिमेंट, जैसे आपको एक जनरल चीज बताएं, हैं तो सब इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट हर एक की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, क्वालिटी होती है, कुछ कॉमन चीजें होती हैं। कॉमन चीजें जैसे मेल और फीमेल में अगर आप कॉमन उठाओगे, सबके पास दो आंखें हैं जनरली, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं। लेकिन अगर अनकॉमन चीज ढूंढोगे तो आपको मिलेगा जेंडर, कि वो मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। अनकॉमन भी हो गए जिससे डिफरेंस पैदा हो रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप किन्हीं चार मेल को उठाओगे तो उनमें भी कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी, जेंडर भी कॉमन हो गया, दो हाथ भी कॉमन, दो पैर भी कॉमन, दो आंख भी कॉमन। बट जब चार मेल को आप कंपेयर कराओगे तो उनके इंटरनल कैरेक्टर्स देखोगे। हो सकता है कोई जेनेटिकली बीमार हो सकता है किसी को डायबिटिक हो जेनेटिकली, हो सकता है कोई जेनेटिकली हीमोफिलिक हो, किसी भी तरीके की डिजीज हो, ये इंटरनल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं कि देखिए, हैं तो कहने के लिए सारे एलिमेंट्स जो पढ़ने हैं, बट हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ अपनी एक कॉमन प्रॉपर्टी होंगी, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएशन करती हुई हो रही होंगी, या कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल अनकॉमन प्रॉपर्टी भी होंगी जिनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक यहां से स्टार्ट होती है, पैदा होती है। तो फिजिकल के बाद जब पार्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक का आता है तो हमने थर्ड चैप्टर को यहां पे रख दिया, इनऑर्गेनिक को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे होते हैं, तो इस चैप्टर से देखो आ रहे होते हैं। पीरियड भी आप देख सकते हो काफी अच्छे खासे यहां पर होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब किया जाए, उसमें मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके की कोवैलेंट बॉन्डिंग हो, चाहे आयनिक बॉन्डिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो, उन बॉन्डिंग्स को बनाते कैसे हैं, उन बॉन्डिंग के पीछे की वजह क्या है,
और उनके करेक्टर्स क्या होते हैं कंपाउंड के, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। इसको भी बेसिकली हम लोग किस में रखते हैं, इनऑर्गेनिक में ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने डिवाइड इस बेस पे किया है कि आगे चल के जब आप तैयारी में करो जाओगे, कंपटीशन दोगे, जब 11th 12th पास आउट करोगे भाई, ये इस समय एम बनाने का समय होता है कि हमें बनाना क्या था, एम, है ना। और उसके बाद उसको अप्लाई करने का समय आता है जब आप 11th 12th क्रॉस कर रहे होते हो। फिर जैसे ही आप कंपटीशन लाइफ में कोई फॉर्म फिल करोगे, कंपटीशन में क्रैक करने के लिए बैठोगे, तो उस एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक हमारे पास। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट 5, आप देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये एक लेंथी चैप्टर में काउंट होता है, 5 फिजिकल में रखा जाता है। अब इस थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, देखो थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। तो टेम्परेचर मूव कर रहा है, टेम्परेचर में मोशन है। टेम्परेचर दो ही तरीके से मूव कर सकता है, या तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, या तो लो से हाई की तरफ, है ना। तो इन टेम्परेचर को मूव करने से किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल सिस्टम में क्या वेरिएशन आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का दे रहे हैं, इन चैप्टर में टॉपिक्स क्या है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो 5th वाला चैप्टर हमने किस में रख दिया, फिजिकल में डाल दिया है। फिर आया हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब देखिए 6 वाला जो इक्विलिब्रियम है ये भी फिजिकल में ही काउंट किया जाता है। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम में दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमको पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारे पास सर केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों में डिफरेंस है, कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं क्योंकि दोनों में इक्विलिब्रियम शब्द जुड़ा हुआ है, वर्ड लगा हुआ है, तो कुछ तो कॉमन होंगे ही होंगे। बट केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों में किन चीज के बारे में पढ़ना है, जानना है, समझना है। केमिकल नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। आयनिक नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई भी केमिकल जो आयंस में टूट जाता है, जनरली आपको पता होगा उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाता है इन केस ऑफ एनी सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी हमने फिजिकल में रख दिया। फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स एक बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है और काफी आसान कैटेगरी इसको मानी जाती है। बट ये ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हम लोग इनऑर्गेनिक में भी करेंगे, फिजिकल में भी करेंगे, ऑर्गेनिक में भी करेंगे। तीनों पार्ट जो केमिस्ट्री के हैं, इन तीनों ही पार्ट में इस रिडॉक्स का यूज जरूर होता ही होता है। मोल कॉन्सेप्ट का यूज जनरली फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में होता है, बट ऑर्गेनिक में बहुत कम आता है। बट रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, सब एक एक करके रीड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। देखो यहां से अब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, यहां पर डायरेक्ट हमने लिखा है। यहां पर अगला टॉपिक हमारे पास ऑर्गेनिक का है, 8 नंबर। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक का जो टॉपिक है, अब नाम से क्लियर हो रहा है कुछ ऑर्गेनिक से रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लाइक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजेदार चीज शुरू करेंगे हम लोग कॉमन के, ऑर्गेनिक पैदा ही क्यों हुई, क्या ऑर्गेनिक में केवल कार्बन के कंपाउंड पढ़े जाते हैं, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा भी अदर कंपाउंड्स पढ़े जा सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUPAC एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन क्या है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैसे डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। मे भी आपने सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, नेथन बेकर इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब सारी चीजें जनरल इसमें आती हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक भी होता है। प्रैक्टिकल टॉपिक क्या होता है कि किसी भी लैब में जब आप जाते हो केमिस्ट्री की लैब में, तो वहां का अगर कोई आपको एक ऑर्गेनिक सैंपल दे दिया, पहला काम कि आप कैसे पहचानोगे दिया गया सैंपल ऑर्गेनिक है। ये बेसिक टेक्निक्स इस चैप्टर में सीखते हैं। फिर उसके बाद फिर अब उस दिए गए ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ क्या कोई अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट और पाए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट ऑर्गेनिक में होते ही होते हैं। तो अब कौन सा एलिमेंट है इसकी जानकारी भी यह चैप्टर देता है ऑर्गेनिक का।
इसलिए इसका नाम जैसे यहां लिखा था ना बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, वैसे ही ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये चैप्टर होता है बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोकार्बन, 9 नंबर, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट ही है, 9 नंबर में ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जो हमें पढ़ना है उसमें पहला हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा, दूसरा हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्कीन होगा, और तीसरा हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्काइन होगा, जिसमें हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी होंगे, रिंग वाले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होंगे, यानी एलिफेटिक भी होंगे, एरोमेटिक भी होंगे। किस टाइप के एलिफेटिक में या किस टाइप के एरोमेटिक में हम लोग कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म यूज करेंगे, क्योंकि आज देखो 11th के ये जो चैप्टर हैं दो, बाकी चैप्टर चलो ठीक है मान लिए गए, लेकिन ये जो आप लोग पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक बहुत छोटा है क्लास 11th के लिए, क्योंकि 11th में ऑर्गेनिक को बहुत कम रखा गया है। बट इन दोनों को ध्यान से पढ़ने पर जब आप नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रेस करोगे 12th के लिए, तो वहां पर हमको जरूर देखना होता है, इसको वहां पर हमें क्या है जरूर देखना पड़ेगा। अगर ये आपका वीक रह गया तो नेक्स्ट क्लास में आपकी वीकनेस बनी रह जाएगी। यानी कि ये बेसिक है 11th में, इसके बाद पूरा मैक्सिमम 80% ऑर्गेनिक तो क्लास 12th में ही पढ़ना है। अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है ना, साइक्लिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन, नाइट्रो कंपाउंड्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सब अगले क्लास का पार्ट है, उसकी फिलहाल अभी चर्चा नहीं करेंगे, ना कोई उसका डिस्कशन होगा। बट इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक में डालते हैं। तो ओवरऑल आपको जो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इन 3 पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया सर, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट्स में से आप देख सकते हो फिलहाल तो फिजिकल के 5 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, बट जितना टाइम आपको इन 5 चैप्टर्स को पढ़ने में लगता है उतना ही टाइम आपको इनऑर्गेनिक को, उतना ही टाइम ऑर्गेनिक को पढ़ने में लगता है। अब आपको कुछ कीमती चीजें यहां पर बताएंगे, सिखाएंगे, जानो क्या सर। ये जो है हमारे पास यहां हमको कॉन्सेप्ट, फार्मूले एंड न्यूमेरिकल्स, ये 3 चीजें कवर करनी होती हैं। किस वाले पार्ट में कवर करनी है हमको? फिजिकल में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, बहुत बड़े फार्मूले नहीं होते। न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, हर चीज का पूरा नोट्स कैसे बनेगा, हर नोट्स के बैकअप के लिए क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, व्हाट इज द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कैसे आप सॉल्व करोगे। क्योंकि देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड आपको क्वेश्चन आप खुद सोचना कभी एक बार बैठ के, तभी सॉल्व होगा जब देखते ही आप क्वेश्चन को समझ जाओ कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिंक है। अगर आप क्वेश्चन को देख के ये नहीं पहले पहचान, क्योंकि दिमाग में हमेशा याद रखना, पहली चीज अगर आपको क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़ा तो आपको पहले वो याद आता है कि ये चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री के किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये याद आ गया मतलब आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। दूसरा, अब आपको उस चैप्टर के बारे में जितनी चीजें पढ़ी हैं, उस चैप्टर में से, उस यूनिट में से कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक यूनिट में कई टॉपिक्स हैं। वो अगर आपको याद आ गया, 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया सिर्फ याद आ जाने से। उसके बाद अगर आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग रखी होगी चैप्टर्स की, तो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व होंगे ही, नहीं भी होंगे तो भी हम बताएंगे कैसे किए जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं है। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो हमारे पास होता है सर, वो थ्योरी एंड गुड कॉन्सेप्ट, थ्योरी का और गुड कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। थ्योरी भी कम है, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अच्छे, बड़े खास खास, बड़े वीआईपी हैं। सबके पीछे का केवल और केवल एक रीजन बनता है कॉन्सेप्ट बनाने का, वो है जैसे नेचर है, अर्थ है, जिसको अलग अलग रिलीजन वाले अलग अलग नामों से बुला देते हैं, उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे। बट जो नेचर की पॉलिसी है ना कि एक फोर्स, हर एक चीज किसी ना किसी फोर्स के थ्रू जुड़ी हुई है। तो बेसिक जो होता है किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए वो फोर्स है। तो वो फोर्स कौन सा है जिस फोर्स की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम में रखे हुए हैं, कोई एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड्स बने हुए हैं, किसी भी कंपाउंड से अलग सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी हुई है, बॉडी से नेचर में बना हुआ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल है। उस इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम से डिफरेंट इकोसिस्टम इको वेब बनाते हैं, जिससे मिलके पूरी अर्थ बनी हुई है। और ये पूरी अर्थ में कई हमारे पास
प्लैनेट्स हैं पूरी गैलेक्सी के, हर गैलेक्सी कितनी गैलेक्सीज आपस में फोर्स, तो हर एक चीज का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, फोर्स है। किस फोर्स के थ्रू आप, ऐसा कौन सी चीज, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ये यहाँ पे आता है। दिस इज कॉल्ड गुड कॉन्सेप्ट। जिससे कॉन्सेप्ट तो ऊपर भी लिखा है, बट ये गुड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से ही पूरी इनऑर्गेनिक खड़ी हो जाती है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, क्या होता है फोर्स, क्या चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक में 8th और 9th। देखो यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर जनरली हमको जो पढ़ने होते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं चीजों को फाइंड आउट करने के। इसके अलावा मैकेनिज्म होती है रिएक्शंस को निकालने के लिए। ऑर्गेनिक में जनरली ये दो वर्ड बड़े यूज होंगे हर चीज के लिए। रूल्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक दिए गए 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करना है, कैसे करोगे, तो एक रूल है, पहले ये चेक करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर फाइंड आउट। किसी भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो रूल है, पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फाइंड आउट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिए गए कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो एक रूल है, पहले ये चेक करो, ये मिला, फिर ये। तो ऑर्गेनिक में मैक्सिमम रूल से चीजें फाइंड आउट होती हैं। और जब हाइड्रोकार्बन पे हम लोग आते हैं, द लास्ट वन 9 चैप्टर, तो वहां रिएक्शंस को बनाते कैसे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड ऑल रिएक्शंस इन 11th क्लास। 12th में भी सारी चीजें अप्लाई होंगी, 11th फिलहाल देखते हैं मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक में ये चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, ये 3 शब्द यूज होते हैं फिजिकल के लिए। थ्योरी गुड कॉन्सेप्ट्स आता है हमारे पास फोर्स का इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में रूल्स और मैकेनिज्म हमको चेक करने पड़ते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को पढ़ने का सब में सेम तरीका नहीं होता है, हर एक को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कई बार आपको जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और फिर जैसे आप इनऑर्गेनिक शुरू करते हो तो आपके मजा और इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन होने लगता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक हमने कहा ना, वहाँ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने। दिमाग का ये हमेशा सेटअप होता है कि जिस चीज में आप जितना कैलकुलेट करने चले जाओगे वो चीज आपको दिमाग पकड़वाने की कोशिश करता है, ऑलवेज आप देखिएगा। तो फिजिकल लगाने में आपको मजे बहुत आएंगे, है ना। और जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं उसको। बट ये गुड कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि ये लिंक होता है इनऑर्गेनिक एक दूसरे का, कि आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा तो एटॉमिक साइज समझोगे, एटॉमिक साइज समझा तो आयनाइजेशन एनर्जी समझोगे, उनको समझा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझोगे, इनको समझा तो उनको समझोगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में कि कैसे 2 बॉन्ड आपस में जुड़ गए, कैसे टूट गए, है ना, कैसे पैचअप और ब्रेकअप होता है वहां पर, बॉन्ड्स का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो आप सब यहाँ चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक रूल्स, मैकेनिज्म, रूल्स बड़े अच्छे अच्छे हैं, कॉमन से होते हैं, क्योंकि वो जब आप 5 एग्जाम्पल कर लेते हो तो रूल्स अपने आप सेट हो जाते हैं, याद नहीं करना पड़ेगा। मैकेनिज्म भी हमेशा 4 रिएक्शंस करने के बाद सेट हो जाती है, याद नहीं करनी पड़ती, इसलिए ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग देखो, छोटा सा जो सिलेबस था, ये जो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, अब थोड़ा सा हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही होती है वो देख लेते हैं हम लोग। आओ, जैसे पहला आया हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये रहा हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा, पहले तो लिखा हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए ये कुछ चीज है नहीं, क्या स्कोप है केमिस्ट्री का, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में भी वही चीज यहाँ रिपीट होनी है बुक्स कि आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, यानी सुबह उठ के ब्रश करते हो, ब्रश में जिस थ्रेड्स का, जिस पॉलीमर का यूज होता है वो केमिस्ट्री सिखाता है। जिस फाइबर की वो ब्रश बनी हुई है, देखते होगे आप, टीवी पे ऐड आता होगा, लचकदार ब्रश एकदम इलास्टिक, तो कौन किसके पास कितनी इलास्टिसिटी है, किस पॉलीमर के थ्रू इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिजिडिटी घटती है, ये सब चीजें जो होती हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंस। शूज पहन रहे हो, क्लॉथ पहन रहे हो, क्लॉथ किस कॉटन का बना हुआ है, उस कॉटन में किस फाइबर्स का यूज किया गया है, उस फाइबर्स का फॉर्मेशन कब ज्यादा कब कम होता है, कब टेम्परेचर इफेक्ट करने से कपड़ों में धागे टूट जाते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड अबाउट इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। रात को सोने तक, खाना खाने तक हर चीज शामिल है। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंस में स्कोप बहुत है।
केमिस्ट्री का, है ना। स्कोप इस तरीके से है क्योंकि अभी अगर आपने नहीं सुना, हम सुनाते हैं आपको। केवल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप उसको हायर क्लास में जाते हो तो हर एक के साथ जुड़ के वो बनता है। बायो के साथ जुड़ के एक नया सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री बन जाएगा, फिजिक्स के साथ जुड़ के एक नया सब्जेक्ट फिजियो केमिस्ट्री बनता है, न्यूक्लियस के साथ जुड़ के न्यूक्लियर केमिस्ट्री बन जाता है ना। और इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी के साथ जुड़ के ग्रीन केमिस्ट्री बन जाता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह घुस जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत स्कोप से सारी चीजें हैं यहाँ पर। किसी भी चीज को बीमार हुए मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन किस चीज की बनी हुई है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सारी चीजें पढ़नी होती है। ये सारे स्कोप्स आते हैं हमारे पास। फिर आगे हम लोग नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की प्रॉपर्टी, खासियत क्या है, पढ़ा हुआ है आपने हाई स्कूल में। यहाँ उसको थोड़ा सा डिटेल लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई लॉ हैं कि किस तरीके से एटम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्यों हुआ है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम क्या होता है, लॉ ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम क्या होता है, किसने दिया, कब दिया और किस एग्जाम्पल के थ्रू दिया और इनका यूज क्या है। ये सारी चीजें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहला जो हमारे पास महानतम साइंटिस्ट थे, महानतम केमिस्ट थे, डाल्टन साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले एटम को समझाने की कुछ कोशिशें की थी, जस्ट थ्योरी। जब डाल्टन साहब ने एटम को समझा रहे थे तब उनके समय में चीजें, इंस्ट्रूमेंट बड़े कम थे, कोई माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सिर्फ वो एक कंजप्शन लेते थे, एक हाइपोथेटिकल सोचते थे, जितना फिलोसफिकल तरीके से वो सोच सकते थे उसी को देख के उन्होंने एटम को डिस्क्राइब कर दिया था। जब बाद में बहुत चीज़ों की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की, उसके थ्रू और गहराई से जांच की गई डीपली, तो बहुत सी परिभाषाएं बदली, बहुत सी चीज़ें डाल्टन साहब की भी डिस्कार्ड की गई। तो ये शुरुआती चरण थे, शुरुआती स्टेप था कैसे एटम्स को बताया गया था। एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एटम एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मास किसका कितना होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल्स के बारे में जानना, उस पर ये बेसिकली हर एक पे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल। भार परसेंटेज यानी मास परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। मार्केट में आप गए 100 रुपए लेकर, 20 रुपए का बनाना केला खरीद लिया आपने, 20 का सेब खरीद लिया, कितने परसेंट पैसे आपने खर्च कर दिए। डेट इज ऑल अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। छोटी सी चीज है, 100 लेके गए, 40 खर्च कर दिए, 60 लेके चले आए, यानी 40% आपने पैसे खर्च किए हुए हैं। यही होता है परसेंटेज। यही एलिमेंट में है कि ग्लूकोज में कार्बन का कितना परसेंटेज, तो ग्लूकोज C6H12O6, तो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के बीच में 6 कार्बन घिरा हुआ है, तो कितना परसेंट पूरे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में घेर रखा है। यही है परसेंटेज कंपोजिशन, जनरल सा टॉपिक। इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। केमिकल रिएक्शन यहां नहीं आती फिलहाल, बट उस केमिकल रिएक्शन का स्टिकियोमेट्री क्या है, उसका कैलकुलेशन स्टिकियोमेट्री का कैसे करेंगे, और इसी में लिमिटिंग रीजन पार्ट भी आ जाता है। यहाँ लिखा नहीं है बट हम आपको लिख देते हैं। एक लिमिटिंग रीजेंट होता है। लिमिटिंग रीजन देखो छोटी सी चीज होती है समझाने की, कि किसी भी दी गई रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा कौन, ये डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट एक से ज्यादा रिएक्टेंट में कौन सा होगा, ये सारी चीजें समझी जाती हैं। अगला चैप्टर जब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ये लिखा हुआ है आपका सेकेंड यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ गया। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कहा था ना, ये वो चैप्टर है जो आपको बहुत मजा दिलाएगा, क्योंकि इसके पीछे हम लोग बहुत कहानियां पढ़ते सुनते जानते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई, किस किस कहानी में कौन कौन से बीच में टपकते चले गए साइंटिस्ट। जैसे 2024 का ऑस्कर अवार्ड, मजा आएगा आपको सुन के ये इन्फॉर्मेशन, ओपेनहाइमर मूवी को मिला। हु इज ओपेनहाइमर? ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब की खोज करने वाले केमिस्ट थे। पूरी साइंस पे बेस्ड मूवी थी ओपेनहाइमर। 2024 का ऑस्कर, 7 ऑस्कर अवार्ड जीते इस मूवी ने। बेस्ट एक्टिंग का, बेस्ट राइटिंग का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट स्क्रीन प्ले का, सारी चीजों का ऑस्कर जीता था। वो पूरा इस चैप्टर के बारे में ही था, समझ लीजिए। जितने भी हमारे चैप्टर के फेमस साइंटिस्ट होते हैं, सोडी साहब जिन्होंने आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में बता दिया, हाइजेनबर्ग साहब अनसर्टेनिटी के बारे में बताया एटम्स की, बोर साहब नील बोर, आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझाया, मैक्सवेल साहब जिन्होंने बताया, ये जितने भी हैं ये सारे ओपेनहाइमर को लेके सब सब। ठीक है, तो यहाँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने दिया, एटॉमिक नंबर क्या है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, एक एक टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। इसके अलावा थॉमसन मॉडल शुरुआती मॉडल और उसका लिमिटेशन क्या है, उसको डिस्कॉर्ड किसने किया, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहां तक अप्लाई किया जा सकता है। फाइनली बोर साहब आए, बोर मॉडल क्या था, उनकी लिमिटेशन क्या थी। इसके अलावा स्कॉडिंगर भी बीच में आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सबसेल क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि मैटर हमारे पास पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकता है, वेव की तरह बिहेव भी कर सकता है। डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, डी ब्रोगली साहब ने वेवलेंथ को समझाया। हाइजेनबर्ग आ गए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर को बताने के लिए स्कॉडिंगर साहब आए थे, वो भी नाम हम भूल गए, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल स्कॉडिंगर का ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या होते हैं और किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को फिल करना ऐसे ही है जैसे किसी घर में 3 मंजिल है और उस घर में 2-3 परिवार, संयुक्त परिवार रहता है, कोई चाचा है, फूफा है, मामा है, नाना है, छोटे बच्चे हैं, बीच वाले बच्चे हैं, आप लोग हैं, हम हैं, सब हैं। तो अब छोटे बच्चों को नीचे जनरली रहने को कहा जाता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी नीचे रहने को कहा जाता है। यंग जनरेशन, उभरती जनरेशन कहा था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहो ताकि सीढ़ी से उतरने में जाने में आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बट छोटे बच्चे कहीं गिर ना जाए और बड़ा थक जाता है इसलिए। तो ये स्टेप बाय जो बांटा जाता है ना घर पे, यही स्टेप बाय इलेक्ट्रॉन को कैसे एटम में भरेंगे वो सिखाया जाता है। अब बाउ साहब का प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। हुंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का क्या है। इसके अलावा ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी किस तरीके से समझाई जाती है, क्यों ज्यादा स्टेबल है। ये टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे पास इस छोटे से चैप्टर यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, ये लिखा हुआ यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये कवर कर लेते हैं। ये चैप्टर ही अपने आप में एक स्पेशल चैप्टर बनता है, हमने कहा ना स्पेशल है, पूरा एलिमेंट्स की जानकारी। क्लासिफिकेशन बेसिकली बहुत केमिस्ट ने दिया था, बट हम सबका देखेंगे नहीं, सबका जानेंगे नहीं, सबका पढ़ेंगे नहीं। जितने हमारे पास सीबीएसई की एनसीईआरटी रिकमेंडेड बुक जो है उसी में जितने हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, डेवलपमेंट कैसे हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है हमारे पास, और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होती है उसको याद करना भी सिखाएंगे हम लोग, कैसे पीरियोडिक टेबल को याद किया जाता है। पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई, यही प्रॉपर्टी, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नॉमेनक्लेचर, एटॉमिक 100 तक। होता क्या है ना यार, देखो है क्या, पहले कोरोना के पहले टॉपिक सारे पढ़े जाते थे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत टॉपिक लिखे हैं बुक के अंदर। आफ्टर कोरोना या अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बहुत से ऐसे यूनिट्स भी कैंसिल आउट कर दिए गए एनसीईआरटी से, और यूनिट के अंदर आए जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी खत्म कर दिए गए। अदरवाइज ये टॉपिक्स बहुत होते थे इसमें, बट हमको गिने चुने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो वो केवल इतने ही हैं। बड़ा आसानी से एक पढ़ोगे तो दूसरा लिंक होगा, दूसरा पढ़ोगे तो तीसरा आता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम आपको नाम आपके जहन में डाल रहे हैं। अगला यूनिट जो हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, कैसे निकालोगे, पूछा गया बताइए स्कैंडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या कोई ब्लॉक एलिमेंट दे दिया प्लूटोनियम तो नहीं होगा नाम, बम बनाने का काम आता है एटॉमिक बम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का साइज, बॉन्ड का एंगल, बॉन्ड का ऑर्डर, ये सब बॉन्ड पैरामीटर में काउंट किए जा रहे होते हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे समझाया जाता है, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है आयनिक बॉन्ड का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग बिपाशा बसु थ्योरी यानी वीबीटी भी बोलते हैं, रेजोनेंस के थ्रू इनऑर्गेनिक में क्या यूज है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर दो टाइप की ज्योमेट्री पढ़ते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, पूरी ट्रिक्स हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं।
एसपीडीएफ का ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व होता है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, एमओटी, मोटी थ्योरी। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब जो दो एटम से मिलकर बना हुआ, जैसे N2 हो, वो भी होमो हो, दोनों सेम एटम हो, N2 हो गया, O2 हो गया, Ne2 हो गया, He2 हो गया, H2 हो गया। क्लियर। क्वालिटेटिव आइडिया ओनली एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम लोग देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो अब अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये बड़ा अच्छा चीज है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके दिमाग के लेवल को बढ़ाएगा, स्किल को आपको, है ना, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बन रहे होते हैं, बिल्डअप हो रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम। देखो, सिस्टम कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बताइए बीजेपी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि चुनावी दौर चल रहा है तो हम इसकी बात करेंगे, नहीं। सिस्टम का मतलब है उसका कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है क्या एक्सटेंसिव है। सिस्टम हमारे पास ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, आइसोलेटेड भी होता है। कैसे होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। कोई प्रॉपर्टी हमारे पास सर स्टेट फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन होती है, दो तरीके की। कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या है, और फिर वर्क को, हीट को, एनर्जी को, ये देखिए आगे आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, स्टेट फंक्शन, वर्क फंक्शन को। इसके अलावा फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को एक्सप्लेन करना। हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। हेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है, हेस लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इस हेस लॉ के अंतर्गत डिफरेंट इंथैल्पी पढ़ते हैं, जिसमें डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है, कंबसन होती है, फॉर्मेशन होती है, एटोमाइजेशन होती है, सब्लिमेशन होती है, फेज ट्रांजिशन है, आयोनाइजेशन है, सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन है। ये सब हेस लॉ के थ्रू ही आ रही होती है। थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में यहां लिखा नहीं है, बट यूनिट में थर्मोकेमिस्ट्री इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड करके थर्मोडायनेमिक्स के अलावा एक पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री का भी शामिल होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, इंट्रोपी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मतलब इटसेल्फ हो जाने का, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो इटसेल्फ नहीं होता। क्राइटेरिया क्या होता है इक्विलिब्रियम में आने का। एंड द लास्ट वन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस स्टेटमेंट पढ़ना होता है। छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब किसी भी स्टूडेंट ने कोई शैतानी करने के लिए किसी की साइकिल में जाके हवा निकालनी शुरू की, साइकिल के पहिए की, तो जब वो हवा बाहर आती है, हालांकि भाग जाओगे तुरंत, जैसे हवा निकालोगे, रुकोगे थोड़ी ना झगड़ा करने, मार खाने के लिए, भाग जाओगे। लेकिन मान लो किसी साइकिल की आपने हवा निकाली, हवा निकालने पर जब हाथ लगाया, उंगली लगाई, तो देखा सर हवा ठंडी ठंडी लग रही है, वाह। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यही पढ़ेंगे। या एक और काम कर दिया, एक गुब्बारा लिया बिना फुलाया हुआ, अभी फुलाया नहीं हमने, बैलून, उस बैलून में पहले से एक सुई से हल्का सा छेद कर दिया, सुई बहुत माइन्यूट। अब गुब्बारे को फुला लो, फूटेगा नहीं, क्योंकि अब बड़े फूले हुए गुब्बारे को सुई लगाओगे तो फूट जाता है प्रेशर की वजह से। तो अब जैसे फुलाया तो वो जो माइन्यूट सा पहले होल किया था, उस होल से निकलती हुई बाहर हवा को जब आप हाथ से टच करते हो तो वो भी ठंडी महसूस होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स टेम्परेचर का मूव होना, लो से हाई या हाई से लो, ये किस वजह से होता है, ये चीजें हम लोग को यहाँ चैप्टर में देखनी होती है। अगला इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में जब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, इस इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम नाम ही है उसका, इक्विलिब्रियम जो हर चीज को बराबर कर दे, इक्वल कर दे। दो तरीके के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसे है जैसे आप मार्केट गए, तराजू लिए, तराजू में 5 किलो का वाट रख दिया, वेट रख दिया, एक तरफ चीनी आलू रख दिया, बराबर हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, रुका हुआ है। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक दो ट्रेन एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन में डिब्बे में बैठा बंदा दूसरे ट्रेन के डिब्बे में बैठे बंदे को एक दूसरे को आमने सामने नजरें चार कर रहा है,
लेकिन उन दोनों की नजरें क्या है, सेम मिली हुई है, ना वो तिरछा कर रहा है ना ये तिरछी कर रही है। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से क्या है, चलते चले जा रहे हैं। अब चल भी रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, रुके भी हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट हो गए, स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक। यहां फिलहाल दोनों नहीं पढ़ के डायनेमिक, देखो ये लिखा है ना, आप नहीं तो शब्द में कंफ्यूजन हो जाओ, डायनेमिक नेचर क्या है, यही है डायनेमिक। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम हम लोग दोनों प्रोसेस फिजिकल केमिकल को एक्सप्लेन करेंगे, होता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, एंड लेसे तालिये प्रिंसिपल, दिखने में, बोलने में, कहने में सब अलग अलग है। आप इसको पढ़ोगे अगर ली चतेलिए तो गलत है, ली चतेलिए नहीं होता वो क्या होता है, ले से तालिये प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। आयनिक देखो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट होते हैं, हमने बताया अभी था। एक होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, एंड प्लस दूसरा आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉमन होते हैं आयनिक में जो अप्लाई करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जब शुरू होता है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, तो इसमें एसिड और बेस को किस तरीके से आयनाइज किया गया, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को, एसिड को कैसे आप पहचानोगे, कितना एसिड और बेस कितना परसेंट अपने आयंस में टूटता है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। पॉली बेसिक एसिड या पॉलीएसिडिक बेस क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी सॉल्ट को वाटर में डालने पर वो किस एसिड और बेस में टूटता है, बफर सॉल्यूशन क्या है जिसका पीएच चेंज ना हो रहा हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेंडरसन इक्वेशन, और किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे यूज करते हैं विद क्वेश्चन। तो ये टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, बट हमने कहा ना बहुत से टॉपिक्स आपको कट कर दिए गए हैं, तो वो टॉपिक को हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन जो जरूरी होंगे आपके एग्जाम के मद्देनजर प्रैक्टिकल के थ्रू, वो भी कवर करके हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगला हमारे पास आता है, ये आ गया इक्विलिब्रियम। अच्छा रिपीट हो गया आई थिंक टॉपिक, तो छोड़िए रिपीट हो गया, उसको क्या ही करना। अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आया हमारे पास। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बड़ा छोटा सा टॉपिक होता है, देखिए सिर्फ दो चीज जाननी होती है हमको इस रिडॉक्स में। एक तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और कितनी डिफिनीशन है, दूसरा रिडक्शन क्या होता है और कितने डिफिनीशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे किसी भी दिए गए रिडॉक्स रिएक्शन को, बस ये दो टॉपिक मेनली यहाँ आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, रिडॉक्स हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और बैलेंसिंग क्या होता है। ठीक है, बस ये चीजें हैं, बाकी एप्लीकेशन है वो हम लोग देख लेंगे क्या एप्लीकेशन होता है जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। राइट, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। फाइनल 2 यूनिट होती है ऑर्गेनिक की। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अब ये हमने कहा था नहीं, ऑर्गेनिक के शुरुआती इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं जानना। ठीक है, क्या पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन ये होता है कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे पीछे की वजह क्या होती है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। किसी भी मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई करना दो तरीके से होता है, एक तो ये जानना कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, और वो एलिमेंट कितने परसेंटेज में है उस कंपाउंड में, दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग लिखते हैं, इसी में आइसोमेरिज्म में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कई टाइप की होती है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है कि ऑर्गेनिक में किस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, परमानेंट ट्रांसफर होगा कि टेम्पररी होगा, परमानेंट में बॉन्ड टूटता है, टेम्पररी में नहीं टूटता। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, 4 इफेक्ट पढ़ने होते हैं। बॉन्ड का ऑर्गेनिक में 2 तरीके के फिजन होता है, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट या किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं पुराने, प्रोडक्ट के नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। 2 तरीके के ऑर्गेनिक में बॉन्ड फिजन, बॉन्ड ब्रेकेज होता है या लिसिस होती है, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, डिटेल चैप्टर में। फ्री रेडिकल क्या चीज होती है, कार्बोकैटायन क्या चीज होता है भाई, ये रहा फ्री रेडिकल, ये रहा कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
इलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है चैप्टर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, अगर आप देखो 12th का, सॉरी 11th का, ये रहा हाइड्रोकार्बन्स। आ जाओ। तो हाइड्रोकार्बन्स में पूरा एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, एंड एल्काइन मींस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। पहले तो एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं। कुछ चीजें जो कॉमन है यहाँ पर रिएक्शंस में, जैसे देख लो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करते हो, सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हो, कौन कौन से फोर्सेज वर्क करते हैं। केमिकल रिएक्शन में इनकी रिएक्शंस है, किनसे रिएक्शन करेंगी, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। एथीन में डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। आईयूपीएसी में हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का पढ़ लेते हैं। आइसोमेरिज्म में भी वही हम लोग कवर कर लेते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन कराने पर ओजोनोलिसिस कैसे होगी, ऑक्सीडेशन करा दो इनका एल्केन एल्कीन एल्काइन का, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं कौन, एल्कीन और एल्काइन। फ्री रेडिकल एडिशन एल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ना की एडिशन, और फ्री रेडिकल एडिशन भी एक रिएक्शन एल्कीन की देती है और एल्काइन की। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक में शामिल होती हैं हाइड्रोकार्बन में। एंड द एल्काइंस आ गया। एल्काइंस में वही एल्केन और एल्कीन में जो पढ़ा कि ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है एथाइन में। फिर एल्काइन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। एसिडिक करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एल्काइंस का, क्योंकि ये एल्केन और एल्कीन में कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन का अगर एल्काइन में एडिशन कर दो, हैलोजन का एडिशन कर दो, हाइड्रोजन हैलाइड और वाटर का एडिशन करने से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन के बीच में आता है। ठीक है, आगे बढ़े यहां पर हम लोग। और लास्ट हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ऑर्गेनिक का ये पोर्शन। वही जो पीछे लिखा हमने इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं एरोमेटिक, उनका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, बेंजीन क्या है, बेंजीन में रेजोनेंस किस तरीके से होता है, बेंजीन को क्यों एरोमेटिक करेक्टर दिया गया, एरोमेटिसिटी क्या होती है, और बेंजीन में पाए जाने वाली केमिकल रिएक्शन जिसमें जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एक रिएक्शन नाइट्रेशन पढ़नी है, सल्फोनेशन पढ़नी है, हेलोजिनेशन पढ़नी है, फ्रीडल क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसके अलावा मेटा, आर्थो और पैरा ग्रुप्स किस तरीके से बेंजीन पे जुड़ते हैं, और इनकी कार्सिनोजेनेसिटी और टॉक्सिसिटी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं काफी कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये करेक्टर्स के बारे में जानना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में काउंट हो रहा होता है। और फाइनली हमारे पास थ्योरी का पोर्शन कवर होके प्रैक्टिकल, हालांकि प्रैक्टिकल आप लोग स्कूल में करते हैं, बट हम आपको यहाँ बता दें प्रैक्टिकल जनरली जो आपको करना होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस, ये जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो उसमें रिलेटेड होता है ये सॉल्ट के बारे में। ठीक है, बाकी कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक के, प्रोजेक्ट वर्ल्ड है, क्लास रिकॉर्ड है, वाइवा है, ये सब तो आपको थ्योरी पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स हैं, अभी ऑर्गेनिक सैंपल और इनऑर्गेनिक सैंपल दे, जैसे ऑर्गेनिक में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं हम लोग, पहले ये पहचानते हैं कि एलिमेंट कैसा है, उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। कैरियस मेथड क्या है, जेल्डॉल मेथड किसके लिए होता है ना, इन सारे मेथड के थ्रू गुजर के हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दिए गए ऑर्गेनिक सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। क्लियर, तो ये था हमारे पास ओवरऑल सिलेबस, और इस पर डिस्कशन कर लिया, और हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया आज की क्लास में कि किस तरीके से हम लोग पूरे केमिस्ट्री को एक एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। और आपने देखा ऑर्गेनिक के कुछ अलग टॉपिक्स हैं जो फिजिकल इनऑर्गेनिक से रिलेट नहीं हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक के कुछ अलग हैं, और इसी तरीके से फिजिकल के भी कुछ अलग हैं, और तीनों में किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे वो बता दिया। तो एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक यूनिट के उठाएंगे, पहले तो स्टार्ट करेंगे और उसको फिर कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को?
ठीक है, तो चलो फिर सारा इंट्रोडक्शन बेसिकली हमने यहाँ पर देख लिया आपका जितना सिलेबस रिलेटेड पार्ट था। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये आप फंडामेंटल स्ट्रांग कर लोगे अगर 11th के, तो 12th आपका बहुत बेहतरीन हो जाता है। उसके बाद कंपटीशन लाइफ और इजी बन जाएगी, जल्दी क्रैक हो जाएगा, अपियरिंग में क्रैक हो जाएगा एग्जाम्स जो भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल जितने आएंगे ये सब अप्लाई हो जाते हैं 12th में, और कंपटीशन जब आप कोई भी देते हो तो वहां अप्लाई हो जाते हैं दोनों क्लास के। क्लियर? तो एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक उठा के कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। देखो हम लोग जितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले उसके पीछे की थ्योरी जरूर पढ़ लिया करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद उसमें छुपा हुआ कॉन्सेप्ट ढूंढ लेंगे, उसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, अगर कोई होगी तो हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद फिर उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में दो तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको पढ़ने होंगे। वो एक कैलकुलेटेड भी होते हैं न्यूमेरिकल्स, एक नॉन कैलकुलेटेड होते हैं। उसमें कैलकुलेशन नहीं करना होता है, उसमें आपको सिर्फ देख के बताना है रिलेशन। जैसे एनर्जी किस तरीके से वेवलेंथ के साथ जुड़ी हुई है, तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, प्लांक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, E इज द एनर्जी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल साहब का, मैक्सवेल वो IPL वाले ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ये मैक्सवेल केमिस्ट साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो बहुत तगड़ा यूज होता है, हाई इंटेंसिटी लाइट है मैट्रिक्स, पूरी मूवी उस पर बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पल्स पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टॉपिक्स को कवर करने का पूरा मेथड और पूरा तरीका। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट उठाएंगे एक और टॉपिक अपना शुरू कर देंगे। बाकी फंडामेंटल्स यहाँ से आपको संस्था द्वारा, AK एजुकेशन द्वारा सारा कंटेंट आपको मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जितना भी आपको मैक्सिमम सफिशियंट हो 100 में से 100 करने के लिए, मतलब 100% करने के लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, ओके।